नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। परस्पर संबद्ध दुनिया को एक आकार देने यानी शेपिंग इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की थीम पर आधारित 12वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी हैम्बर्ग शहर में हो रहा है। ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब इसमें हिस्सा लेने वाले कई संभावित नेताओं के बीच मतभेद उभर कर सामने आ गए हैं। इनमें से अधिकतर मतभेद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जलवायु परिवर्तन और मुक्त व्यापार को लेकर सार्वजनिक मंचों पर दी गई राय से संबंधित हैं। इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई देशों के शीर्ष नेता हिस्सा ले रहे हैं। 19 देशों और यूरोपीय संघ को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद से मुकाबला और आर्थिक सुधार जैसे मुद्दों के छाए रहने की संभावना है, लेकिन साथ ही मुक्त और खुला व्यापार, जलवायु परिवर्तन, आव्रजन, सतत विकास और वैश्विक स्थायित्व जैसे विषयों पर भी चर्चा की संभावना है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर संरक्षणवादी नीतियों को बंद करने की वकालत की है और कहा है कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध न सिर्फ अदूरदर्शी बल्कि ये सभी देशों के हितों के खिलाफ हैं। आज हम देश देशांतर में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत विवेक काटजू, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर SD मुनी और कमर आगा और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर SD मुनी शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि ये जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है 12वां हैम्बर्ग में, इसको लेकर के जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है, जो लोग इसमें शामिल हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपने मतभेद दूर करके जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। क्या वजह? आप ठीक कह रहे हैं। आपने वजह अंडरलाइन भी की है कि इनके आपस में बहुत मतभेद है, नेताओं के आपस में। जी। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात यह है कि जो समुदाय या ग्रुप अभी G20 में शामिल होंगे उनके सभी के आपस में मतभेद है। आप ब्रिक्स को ले लीजिए, यूरोप को ले लीजिए, अमेरिका और यूरोप के बीच में जो संबंध है, यूरोप में ब्रेक्सिट का मामला लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, माइग्रेशन को लेकर बड़ा मुद्दा बना हुआ है, टेररिज्म से यूरोप ग्रस्त है अलग अलग तरीके से, और इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ख़राब है कि आप देख रहे हैं ब्रिक्स के बाहर भयंकर रूप से डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं जो ग्लोबलाइजेशन के ख़िलाफ़ है। और वो डेमोन्स्ट्रेशंस इस बात को साफ सूचित करते हैं कि इन नेताओं की वजह से ही हम परेशानी में हैं और ये नेता लोग हमारा कोई भला नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के माहौल में जो कॉन्फ्रेंस होगी उसके ऊपर आपने ठीक कहा, प्रश्न चिन्ह होंगे। न अंदर नेताओं के बीच में कोई एक राय बनने की सूरत है, न बाहर से जो दबाव पड़ रहा है उसके संबंध में ये नेता लोग कोई क्रियात्मक सकारात्मक बात कर सकते हैं। हमारे साथ एम्बेसडर विवेक काटजू जुड़ गए हैं। एम्बेसडर विवेक काटजू, आप इस 12वें G20 शिखर सम्मेलन को किस रूप में देखते हैं? जो एजेंडा बनाया गया है शेपिंग इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, और इसको लेकर के 2 दिनों तक और कई विषयों पर चर्चा होनी है, क्या उम्मीद दिखाई देती है? देखिए, जो G20 का उद्देश्य था 2008 में, वो उद्देश्य तो अब चला गया। अब वो तब एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, वित्तीय स्थिति दुनिया की बिल्कुल चरमरा रही थी, तब ये बना था, गुट बना था। अब तो इसमें इस गुट में हर प्रकार का एजेंडा आइटम डाल दिया गया है और मुझे तो कभी कभी लगता है कि इसमें और भी जो UN की कमेटियां होती हैं उसमें क्या फ़र्क है। लेकिन क्योंकि देश के 20 देशों के राजनेता मिलते हैं, वो प्रमुख देश हैं दुनिया के, तो वो कुछ एजेंडा निर्धारित करने की कोशिश करते हैं और इस बार वो स्टेबिलिटी पर है और कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, गवर्नेंस है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि ट्रंप साहब जब से आए हैं तब से जो उनका रुख है और जो यूरोप और अन्य देशों के नेताओं का रुख है वो बिल्कुल भिन्न लगता है। वो ट्रेड के मामला लीजिए, माइग्रेशन का मामला लीजिए, इमिग्रेशन का मामला लीजिए। अब इसमें क्या इन ट्रंप साहब में और इन राजनेताओं में कोई कॉमन राय बन पाएगी? हम इसको आगे देखना है। ठीक।
सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। जी, आपने काटरी साहब, मैं आता हूँ आपके पास में। कमर आगा साहब, 19 देश और यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल हैं G20, जिसमें तुर्की भी है, सऊदी अरब भी है, अमेरिका भी है, भारत भी है, रूस भी है। कई कंट्राडिक्शंस भी दिखाई देते हैं, और जो बड़े इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज का मामला है, इमिग्रेशन का मामला है, फ्री ट्रेड का मामला है, उस पर मसलन रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने जर्मनी के एक अखबार में आर्टिकल लिख करके कहा है कि साहब ये संरक्षणवादी रवैया है, प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड है। क्या कहेंगे? ये है, सच है, हकीकत है। बाजरा काटजू ने भी उसकी तरफ इशारा किया। स्टील को लेके उन्हीं ने कहा है कि उसके ऊपर वो टैक्सेस वगैरह की बात की है, तो इस पर लगाएंगे रोकने के लिए। फिर उसके अलावा इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, नौकरियों को लेके भी है, माइग्रेशन का एक बड़ा मुद्दा है जो उनके ऊपर डिफरेंसेस हैं। रशिया के तो ख़ास तौर से है, उनकी ऊपर जो सैंक्शंस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नए सैंक्शंस भी अब इम्पोज हो गए हैं, वो तो उनकी इकनॉमी पे सीधा असर पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम तो उनके साथ बनी भी है, तो मैं समझता हूँ कि उसी को उन्हीं ने हाईलाइट किया है। और दूसरी तरफ ये भी है कि वो कुछ यूरोपियन देश जो हैं, खासतौर से यूरोपियन यूनियन वाले, वो चाहते हैं कि नए सैंक्शंस न लगें, कुछ बातचीत के ज़रिए मसलों का हल निकाला जाए तो बेहतर होगा रशिया के साथ। ये भी डिफरेंसेस हैं। फिर ब्रेक्सिट का भी एक मसला बना हुआ है ब्रिटेन के साथ, और यूरोपियन यूनियन का जो मसला है, इशूज़ तो बेपनाह हैं और उनको सॉर्ट आउट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम ये 20 देश, ये जो 80% इकनॉमी को कंट्रोल करते हैं, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इन्हीं के देशों में है, ये एक जगह मौजूद है। इसमें बायलैटरल मीटिंग्स भी हो रही हैं, अलग अलग देश के अलग अलग राष्ट्रपति एक दूसरे से मिल रहे हैं, अपने मसले भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो बस समझते हैं ये फोरम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही गई है। ठीक। संजय कपूर साहब, वो भारत पाकिस्तान रिश्तों के बारे में गुजराल साहब ये शेर पढ़ा करते थे कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। अभी भी G20 में यही लग रहा है कि साहब दिल तो मिल नहीं रहे, लेकिन हाथ मिलाने की कोशिश हो रही है, और फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के साथ 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्र अध्यक्ष एक साथ आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब गए हैं, वो अपना एक उनका माइंड है। उसके अलावा थेरेसा मे वो अपने एजेंडे के साथ वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो हॉस्ट हैं जर्मनी की चांसलर, वो उनका अपना एक एजेंडा है और पुतिन साहब का अपना है। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ब्रिक्स लीडरशिप की भूमिका की बात की है और उसमें चीन को सराहा है। तो बड़ी अजीब व गरीब बात हो रही है। और जैसा एम्बेसडर विवेक काटजू साहब कह रहे थे कि जिस मकसद से 2008 में ये संस्था बनी थी, उसमें आगे बढ़ पा रही है। देखिए, आपने जिस तरीके से पूरा जो इसको पेश किया है, तो उससे ये चीज़ कम से कम साबित हो रही है कि ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। चाहे आप इसको कहिए कि साहब UN को अंडरमाइन करती है, जो भी कुछ है, पर इस समय ऐसे मौके पे हुई है कि इसमें कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कई सारी मुश्किलात हैं, कई सारे मुल्कों के बीच में, जो सब आके यहाँ पर एक मेल्टिंग पॉट में इकट्ठी हुई हैं। तो आप ये वाला जो आरोप है G20 के बारे में पहले भी लगाया गया कि है ना, जब इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जब हुई, उसके बाद इसका कोई मकसद नहीं है। तो अगर आप G20 की वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है और उन्होंने बताया कि हर दम ये लोग एजेंडा डिसाइड करते हैं, उसके बाद अगला वाला जो G20 होता है उसमें दिखाते हैं कि कितना उन लोगों ने अचीव करा, कितना नहीं करा। और उन्होंने ये साबित कराया जो चाइना में पिछली बार हुआ था, उसके मुकाबले आज की तारीख में 71% उन्होंने जितने भी चीज़ें डिसाइड करी थी एजेंडा में फुलफ़िल कर दी हैं। तो कहते हैं कि 51 से 71 के बीच में ये लोग अपना परफॉर्म करते हैं जितने भी, और उसका उन्होंने प्रोसेस बताया कि G20 UN के माध्यम से, ब्रिक्स के माध्यम से, और भी कई सारी मल्टीलैटरल बॉडीज़ हैं, उसके थ्रू अपना एजेंडा करती है। परंतु ये वाला G20 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे, जैसे ट्रंप साहब का इन्होंने जिक्र किया, एम्बेसडर काटजू ने, वो उनकी एंट्री के बाद कई सारे मुद्दे हैं जो बिल्कुल नए तरीके से डिस्कस होंगे या नए तरीके से पेश आएंगे। क्लाइमेट चेंज में उन्होंने पेरिस का जो ट्रीटी थी उसे अपने को विड्रॉ करा, फिर उन्होंने ट्रांस पैसिफिक वाली जो ट्रीटी थी TPT से उससे करा। तो उसके बाद एक पूरे दुनिया में एक अजीब तरीके से हलचल मच गई, क्योंकि हर जगह पे अमेरिका लीड करता था इन सब मुद्दों के ऊपर। पिछली बार ओबामा साहब क्लाइमेट चेंज के मामले में सबसे अग्रणी थे। अब यहाँ पे ट्रंप का नज़रिया, ट्रंप का जो फ़लसफ़ा है वो पूरी तरीके से अलग है। उसके साथ एक और चीज़ जुड़ी है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात,
ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में बहुत बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि जो ट्रंप की जो जीत हुई है उसमें पुतिन की जो हैकिंग की जो उन्होंने करी है या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सब इन्वॉल्व है। तो ये अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास के जैसे आपने बोला हमारे प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति उनकी मुलाकात और उसके साथ कई सारे मुद्दे जुड़े हैं क्योंकि इस समय वहाँ पे कन्फ्रंटेशन चल रहा है सिक्किम में। और मैं आता हूँ उसके ऊपर। प्रोफेसर एस डी मुनी, ये कहा जा रहा है कि साहब उत्तर कोरिया ने जो मिसाइल टेस्ट किया है इसकी भी छाया G20 पे पड़ रही है और शनिवार को जब जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, एक एलानिया होगा, उसमें शायद इसका भी कोई जिक्र हो। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल होगा। ये तो मुख्य रूप से 4 मुद्दों को आइडेंटिफाई किया गया है। उसमें नॉर्थ कोरिया का मुद्दा, नॉन प्रोलिफरेशन का मुद्दा एक सबसे बड़ा है और उसके अलावा है टेररिज्म, एनवायरनमेंटल एंड इकोनॉमी एंड ट्रेड। तो यही 4 बड़े मुद्दे हैं जो सारी विश्व की व्यवस्था को कहीं न कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। अब नॉर्थ कोरिया का मुद्दा एशिया पैसिफिक से ज़्यादा जुड़ा हुआ है और अमेरिकन्स उसमें ज़्यादा परेशान हैं और चीन की भी उसमें भूमिका है। देखिए, जो अमेरिकन एटीट्यूड है नॉर्थ कोरिया पे चीन के संबंधों को लेकर, पहले उन्होंने चीन की सराहना की और अब पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि ये चीन ने तो कुछ किया ही नहीं है उसमें और जो कुछ कर सकता है वो नहीं किया हुआ है। अभी आपने बताया कि बहुत सारे मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं। सभी कहते हैं टेररिज्म पे एक राय है। जब आप यूनाइटेड नेशंस जाएंगे तो चीन एक मुद्दा उठाएगा और अमेरिका दूसरा मुद्दा उठाएगा। अब अगर हकीकत ये है तो आप G20 में बैठ के रेजोल्यूशंस पास कर लीजिए, उससे हल नहीं निकलने वाले हैं और निकल रहे नहीं हैं। चाहे और ये मैं मानता हूं कि 2008 के बाद में इसका स्वरूप बदल रहा है, उसकी मुझे ज़्यादा परेशानी भी उससे नहीं है क्योंकि देखिए, जब विश्व के हालात बदलते हैं तो उस हालात से जो इतना बड़ा समुदाय बना हुआ है उसकी भूमिका क्या होगी, उसमें भी परिवर्तन आएगा और आना ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो 2008 में जो मुद्दे हमारे सामने थे वही मुद्दे, इकोनॉमी का है अभी भी, लेकिन और दूसरे सारे मुद्दे आ गए हैं तो उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और उसको उस हिसाब से बदलना भी पड़ेगा। विवेक काटजू साहब, आपको क्या लगता है कि जो शनिवार को इस सम्मेलन की समाप्ति पे जो बयान जारी किया जाएगा, जो डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा, उनमें क्या कोई बात मजबूती के साथ कही जाएगी आतंकवाद को लेकर के, क्लाइमेट चेंज के बारे में, या ये कि एक जिसको कहते हैं गुडी गुडी बातें होंगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी और हम आए, हम मिले और हम चले गए? देखिए, ऐसे मीटिंग्स में और समिट मीटिंग्स में ख़ास तौर हर देश अपना रुख रखता है और मेरा अनुभव तो यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ लैंग्वेज बनाई जाती है कि हर देश को वो एक्सेप्टेबल हो। लेकिन दरअसल बात यह है कि G20 का पहला उद्देश्य था कि 2008 के बाद ये महसूस लोग करने लगे थे कि जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है और जो उसके तहत जो विश्व की महाशक्तियां हैं, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रख रही थी, कि उनमें वो कुछ छूट देंगी और जो इमर्जिंग देश हैं वो अपनी का ज़्यादा वॉइस होगी, ज़्यादा रोल होगा। लेकिन वो तो कुछ मुझे होते दिखता नहीं है। रूल मेकिंग जो कैपेसिटी है या रूल मेकिंग जो क्षमता है, वो अभी भी जो पुरानी विश्व की महाशक्तियां थीं वो अपने पास रखी हैं। आप देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी यही दिखाता है। तो सबसे बड़ी बात तो मेरे सामने यही है कि किस तरह दुनिया का ज़्यादा डेमोक्रेटाइजेशन हो और क्या G20 उस उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा है। ये मुनी साहब बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वो ज़्यादा जानेंगे, लेकिन इस वक्त हाँ चर्चा ज़रूर होता है इन मीटिंग्स में। और अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छी बात नहीं है कि विश्व के राजनेता मिलें और बड़े देशों के राजनेता मिलें और आपस में बातचीत करें। मेरा तो ये अनुभव रहा है कि साइडलाइंस पे जो मीटिंग्स होती हैं वो कभी कभी मेन समिट की मीटिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यही काटजी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, सुलझ जाती हैं। अब वो देखना है कि क्या वो प्रोसेस होगा बात जर्मनी में या नहीं होगा।
जैसे रूस और अमेरिका जैसे जी, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाह रहा था कि इसी साइडलाइन के मौके पे हालांकि मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे का सामना हुआ चीनी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री का, और जो ब्रिक्स से संबंधित मीटिंग थी उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने चीन की तारीफ भी की है और उसके सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी उनको। तो क्या अभी जो दोनों देशों के बीच तनातनी चल रही है इसमें कोई मदद मिल पाएगी? हालांकि इसका कोई लेना देना सीधे तौर पर उससे नहीं है। देखिए, जो चीन का एक बहुत आक्रामक अग्रेसिव रवैया रहा है इस मामले पे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो इस वक्त सीमा पर हो रहा है सिक्किम के आसपास, उससे मुझे ये नहीं लगता है, ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि इस मीटिंग से वो गुत्थी सुलझ जाएगी। लेकिन मैं प्रधानमंत्री की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने जो हमारा चीन के साथ ओवरऑल रिलेशनशिप है उसकी वो बरकरार रखते हुए इस मामले को थोड़ा सा अलग रखा है। और ये बिल्कुल सही है कि ये ब्रिक्स के मामले में जो तारीफ करी उन्होंने चीन की वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन हाँ, मेरा ये भी मानना है कि इस जो सीमा पर बात चल रही है उसमें भारत को पूर्ण दृढ़ता दिखानी है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, लेकिन दृढ़ता, एक क्वाइट दृढ़ता दिखाने की आवश्यकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार ये दिखाएगी। ठीक, कमर आगा साहब, एक वेस्ट एशिया में बड़ा संकट चल रहा है और यूरोप में रिफ्यूजी क्राइसिस इसको कहा जा रहा है, और इसके भी बात इस सम्मेलन में होने की उम्मीद है। क्या आपको लगता है कि उसका कोई रास्ता निकलेगा, ख़ास करके तुर्की, सऊदी अरब जैसे देश इसमें जब शामिल हो रहे हों? तो देखिए, इतने आपस में इनके डिफरेंसेस हैं, ख़ासतौर से तुर्की के सऊदी अरेबिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। फिर उसके बाद गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो एक थी जिसमें काफ़ी यूनिटी नज़र आती थी हमेशा, वो भी दो भागों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कतर एक तरफ है और फिर उसके अलावा सऊदी अरेबिया, उसके सहयोगी अलग हो गए हैं। अरब वर्ल्ड पूरी तरीके से डिवाइडेड है इस समय। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा समाधान होता हुआ नज़र आता है। हालात इराक़ और सीरिया में ज़रूर ये लोग अपना लड़ रहे हैं, वहाँ पे आईएसएस को हटाने की कोशिश कर रहे हैं रशियंस और ईरानियंस और सीरियंस सीरिया में, और फिर इराक़ में इराकी फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस की मदद से वहाँ पे काम हो रहा है। आईएसएस ज़रूर कमज़ोर होगी वहाँ पे। आपको नहीं लगता कि इस मामले को, जो ये स्थिति आप बता रहे हैं वेस्ट एशिया में, सीरिया और लेबनान और जॉर्डन में और तुर्की तक जो पहुंच रही है, उसकी बात भी सम्मेलन में होती? देखिए, आतंकवाद की तो ज़रूर बात होगी वहाँ पे, स्पेसिफिक आईएसएस की बात होगी कि उससे निपटने के लिए ये कंट्री स्पेसिफिक बात होना नहीं लगे। मूल जो वहाँ पे क्राइसिस है इस वक्त आतंकवाद की है। आतंकवाद को लेकर एक बड़ा मुद्दा है और उसमें ज़रूर डिस्कशन होगा, उसमें भारत भी करेगा, बोलेगा, और दूसरे लोग भी वहाँ पे बोलेंगे। रशियंस भी हैं वहाँ पे मौजूद, अमेरिकन भी मौजूद हैं, लेकिन परसेप्शन में इतना फ़र्क है इन लोगों के, उस पर कोई एक साथ आने की बात नज़र नहीं आती। वहाँ पे रशियन का एक अपना बिल्कुल अलग है। रशियन जो है वहाँ पे सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको अमेरिकन चाहते हैं कि उसको हटना चाहिए वहाँ से। तो इस तरह की डिफरेंसेस बेहद हैं आपस में। लेके ईरान को वो लोग ईरानियन जो हैं वो आतंकवाद फैला रहे हैं, रशियंस और दूसरे इराकियों का मानना ये है कि ईरानियन ऐसा नहीं कर रहे हैं। अलग अलग परसेप्शन है, लेकिन आतंकवाद को लेकर ज़रूर बातचीत होगी। अब देखिए क्या निकल के आता है। कपूर साहब, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे भी वहाँ गई हुई है और कहा जा रहा है कि जो ब्रेक्सिट को लेकर के समस्या चल रही है यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच में, वो शायद उसकी भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगी। और दूसरे ये कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, ये किसके बीच में होगा, कहाँ होगा, ये कुछ साफ नहीं है इस समय। जो टेरेसा मे की तो हालत काफ़ी पतली है। चुनाव के बाद जो उम्मीद कर रही थी काफ़ी मजबूत, उससे उभर के आएंगी, और ब्रेक्सिट के बारे में वो कर रही थी, हार्ड ब्रेक्सिट की बात कर रही थी, और कह रही थी कि बहुत अच्छी डील इंग्लैंड को मिलेगी। वो सो मेरे ख्याल से अब संभावना बिल्कुल नहीं है। और अभी जो पिछली बार ईयू के साथ उनकी जो मीटिंग हुई उसमें उनकी काफ़ी बहद हुई, तो मुझे इसकी संभावना नज़र नहीं आती कि उसमें से खास G20 में निकाल पाएंगी,
क्योंकि वो कुछ अलग थलग पड़ गई हैं, दूसरी तरफ उनकी राजनीति और राजनीतिक दृष्टिकोण से वो काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो ट्रंप साहब का है। ट्रंप साहब काफ़ी इनवर्ड लुकिंग है और उनका जो नज़रिया है वो इस पूरे फ्री ट्रेड के बारे में और ग्लोबलाइजेशन के बारे में काफ़ी अलग है। और अपने आप में एक वो भारी भरकम पर्सनालिटी है। वो फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है। पिछली बार एक ना मीटिंग हुई थी यूरोप में, तो मॉन्टीनीग्रो के राष्ट्रपति को धक्का दे के ना सामने फ़ोटो खिंचाई थी उन्होंने। तो अभी ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं, परंतु यहाँ पर किसी भी तरीके की ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही कि कोई एग्रीमेंट होगा। जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में ही कह रहे हैं कि अगर मिस्टर ट्रंप उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं तो 19 जो अलग मुल्क और एंटिटीज़ हैं वो अपना अलग से रेजोल्यूशन पास करेंगे। तो मतभेद यहाँ पर होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अभी आप थोड़ी देर पहले सीरिया के बारे में बात कर रहे थे, तो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टिलर्सन, उन्होंने हैम्बर्ग जाने से पहले कहा था कि वो रूस के साथ मिलकर एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं सीरिया पे, है ना, पूरी तरीके से कोऑर्डिनेटेड लड़ाई लड़ने की और उसको दाइश के खिलाफ। तो वहाँ पर जैसे कहा काजू साहब ने कि साइडलाइन पे जो डिस्कशन होगा उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और मेरे ख्याल से ये G20 का जो पूरा तरीका है वो उस तरीके का हो गया कि जो बायलैटरल साइडलाइंस पे होते हैं उस पर ज़्यादा कुछ ना कुछ निकलने की गुंजाइश रहती है। प्रोफेसर अतरी, बहुत संक्षेप में, मेरे पास वक्त कम है, कि ये जो G20 देश हैं दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। मेरे ख्याल में 2/3 आबादी होगी। भारत भी है, चीन भी है, रूस भी है, अमेरिका भी है और काफ़ी यूरोपीय देश हैं। तो ऐसे में कि जब इसको एक बहुत वायबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ये अपनी प्रासंगिकता खो रहा है, अपनी अहमियत खो रहा है। नहीं, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बिल्कुल ठीक है। और फिर मैं दोबारा जाता हूँ 2008 को लेके। 2008 में G8 का G20 बना। और G20 बनने का माने कि बहुत सारे मुल्क, बहुत सारे प्लेयर्स बाहर ऐसे हैं जो प्रभावशाली हैं लेकिन इस समुदाय में नहीं है, तो उनको लाया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके अपने डिफरेंसेस भी इतने हैं, जो इसका टाइटल है ना कि शेपिंग द इंटीग्रेटेड वर्ल्ड। तो दुनिया को ये बात ठीक है कि ये अच्छा फोरम है जहाँ पर बायलैटरल मसले तय होंगे, हो सकता है कुछ रीजनल मसले भी तय हों, लेकिन उससे दुनिया का शेप इंक्रीमेंटल होगा एक बड़े तौर पर, जिसकी उम्मीद की जाती है G20 जैसे ग्रुप से जी। और उसकी उम्मीद नहीं है। यही हम लोग इसी में उलझे हुए हैं सब के सब। इसीलिए ये अच्छा समुदाय है, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसके परिणाम कितने संतोषजनक होंगे ये भी कल पता लग जाएगा आपको। चलिए, तो उम्मीद चाहिए कि G20 शिखर सम्मेलन शनिवार को जब हैम्बर्ग में समाप्त होगा और जो साझा बयान जारी किया जाएगा उसमें दुनिया को बेहतर बनाने, ख़ास करके विकासशील देशों को और ज़्यादा विकास के अवसर देने की बात होगी। और जो समस्याएं हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या मुक्त व्यापार या और दूसरी चीज़ें, उसके बारे में एक सुविचारित रणनीति सामने आएगी। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।